अच्छा, इतिहास विषय की बात करते हैं तो इतिहास विषय में आने वाले जो भी आगामी परीक्षा होता है उन सभी परीक्षाओं में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा। और इस सब के सब पाठ नंबर 8 का होगा, केवल पाठ नंबर 8 का होगा, किसान, जमींदार और राज। इसी पाठ से सब के सब ऑब्जेक्टिव होगा। हम आपको बता दें, इस पाठ में आप देखोगे तो पिछले साल के क्वेश्चन और आने वाले जो परीक्षा में जो क्वेश्चन होंगे वो सभी यहाँ इन्वॉल्व करके बताया जाएगा इकट्ठा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा कि इस पाठ से और हम कहीं जाकर ऑब्जेक्टिव देखें, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन। पहले के जमाना में देखोगे ना आप, पहले के जमाना में क्वेश्चन आता था कारण और कथन वाला। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा आता था, जैसे 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 12वीं क्लास में हो यार, इतना तो माने चलता है। 12वीं क्लास 11वीं क्लास में हम देखते हैं कुछ लड़का नौजवान होता है, उनसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। बात यह है कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाते हैं। इसलिए घबराओ मत, जो भी काम कर रहे हो अच्छा से करो, फोकस बना के करो, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। पढ़ाई करने के बाद पूरा तो काम करना ही है। तो ये सब लड़का थोड़ी सोचता है, कुछ सोचता है कुछ नहीं सोचता। उसी में जो सोच लेता है वो अच्छा बन जाता है, जो नहीं सोचता है मानसिकता उसका चेंज हो जाता है तो दूसरा डायरेक्शन में घुस जाता है। तो अपनी शौक को क्या करना है, इच्छा में बांधे रखना है। इच्छाओं को बांधे रखो नहीं तो ये शौक पता नहीं चलेगा कब गुनाह में बदल जाएगा। चलो यहाँ देखो, कथन एक कहता है कि अकबर एक महान शासक था। बात तो सही है, अकबर एक महान शासक था। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि वह मुगल वंश के संस्थापक था। नहीं बाबू, ये गलत है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, ये कह रहा अकबर था, इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। तो देखो कहाँ लिखा है, देखो कथन एक सत्य है, बात सही है। कथन दो क्या है, असत्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे आप प्रश्न का उत्तर दिया करोगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। देखो पंच चिन्ह वाला जो सिक्का हुआ करता था उस जमाने में, 5 सिक्का, पंच सिक्का जिसे बोला जाता था, वो अधिकांश तांबे का बनता था। गूगल पर विकिपीडिया पर सर्च करोगे आप तो उसमें पाओगे तांबे का पंच सिक्का बना करता था। किससे, तांबा का बनता था। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्थापत्य कला, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो देखो स्थापत्य कला के अगर पूछे तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के समय काल को कहा जाता है। शाहजहां के समय काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, और साहित्य के स्वर्णिम युग अकबर को कहा जाता है, और जहांगीर के स्वर्णिम युग चित्रकला को कहा जाता है। स्थापत्य की कौन होगा, शाहजहां होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी खास तौर पर जाना जाता है। शेरशाह सूरी की बात करोगे तो वो जमीन को भूमि बंदोबस्त करने में बहुत अच्छा काम किया था। भूमि को पूरी तरह से व्यवस्था कर दिया था, कौन जमीन कितना कितना में कौन कौन से कर वसूला जाएगा। भूमि सुधार के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है। इनके समय में बहुत बढ़िया भूमि का सुधार हुआ था। इसी के देखा देखी अकबर भूमि सुधार किया था। वो टोडरमल को बुला कर लाया था, क्योंकि टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, तो भूमि सुधार के लिए इनको जाना जाता है, किनको, शेरशाह सूरी को। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है। दीवान ए अशरफ का मतलब होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष। मतलब राजस्व मतलब पैसा का लेन देन जो होता है ना, उसी को राजस्व कहते हैं। राजस्व विभाग का जो अध्यक्ष होता है ना, उसी को दीवान ए अशरफ कहा जाता है अरबी भाषा में। औरंगजेब ने अपनी जीवन यात्रा अंतिम समय में कब बिताया। तो देखिए ध्यान से, औरंगजेब की यदि क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप बता दें, इसे हम जिंदा पीर भी कहते हैं। जिंदा पीर इसे कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसने क्या किया, तेग बहादुर सिंह को जबरन मार दिया था धर्म परिवर्तन करने की वजह से। नहीं कर रहे थे इसलिए इसको उड़ा दिया। तेग बहादुर 9वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। तो गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे तेग बहादुर ने को धर्म परिवर्तन की वजह से मार दिया था। और ये जब इनका अंतिम समय जब बीत रहा था तो दक्षिण भारत में बिताए, इसलिए दक्षिण भारत में भी इनका मकबरा है, औरंगाबाद में। कहाँ है, औरंगाबाद, याद रखना। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये जब मरने के कगार पर आए तो उस समय इनका वो कहाँ जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय, तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ, औरंगाबाद में। औरंगाबाद क्या है, इनका मकबरा है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था। 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में अकबर ने टोडरमल को वित्त मंत्री चुन लेता है, 1582 ईस्वी में। इसमें दीन इलाही की स्थापना किया जाता है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का जो प्रथम मुगल शासक था ना, वो था बाबरा। कौन था, बाबर। बाबर के पुस्तक नाम क्या है, बाबरनामा।
हुमायूंनामा कौन लिखा? गुलबदन बेगम। अकबरनामा अबुल फजल। ऐसे याद रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पानीपत का आज लेना बाबू 3 गो युद्ध हुआ है। पानीपत का कुल कितना युद्ध हुआ है? पानीपत के आज तक कुल 3 बार युद्ध हुआ है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ, 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ। तो 3 गो आज तक पानीपत का युद्ध हुआ है। तो पहला पूछ रहा है ना, तो 1526 होगा, दूसरा 1556, तीसरा होगा 1761 ईस्वी में। तो आया था कितना बार पानीपत का युद्ध हुआ था? 3 बार। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां, सबको पता है शाहजहां। ऑप्शन होगा इधर है, डी ऑप्शन होगा, ताजमहल का निर्माण। ये कोई भी क्वेश्चन पूछा है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के जो वित्त मंत्री हुआ करते थे टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? देखिए शेरशाह सूरी की बात करें तो ये हराया था हुमायूं को। हुमायूं को 2 बार हराया था ना, 1539 में और 1540 में। 1539 में कनौज और इसे बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम के युद्ध में पूरी तरह से हुमायूं हार गया और यहाँ से देश छोड़कर चला गया दूसरे देशों में। तो हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या? सुलह ए कुल क्या होता है? सुलभ ए कुल अकबर के द्वारा स्थापना किया गया एक ऐसा विभाग होता है जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। उसके साम्राज्य में चारों ओर शांति ही शांति रहे, इसलिए एक विभाग का स्थापना किया था। सुलभ ए कुल की नीति, सुलभ ए कुल, इसका अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक शांति होता है। ठीक है, आगे 1556 में पानीपत के बढ़िया से पढ़ 1526 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? आपको पता है पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुआ था, हेमू को हराया था। किसको? हेमू। प्रधानमंत्री था सूर्यवंश का, तो हेमू को हराया था। सी ऑप्शन हो जाएगा। जीतल क्या है? जीतल एक प्रकार के सिक्का होता था। जीतल क्या होता था? सिक्का। सिक्का को उस समय के जमाना में जीतल कहा जाता था। तो जीतल क्या है? सिक्का है। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो आपको पता है सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में है। आगरा में। भारत में मुगल वंश का स्थापना किसने किया है? भारत में मुगल वंश का स्थापना पूछा जाए तो एक ऑप्शन आता है बाबर। बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया है। शेरशाह ने चौसा का युद्ध में किसे पराजित किया था? चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित किया था। किसको? हुमायूं। जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल देखो ये चांदी का होता था। किधर गया? जीतल किसका होता था? चांदी का बनाया जाता था, एक प्रकार के सिक्का था। जहांगीर के शासनकाल कब से था? देखो ये जहांगीर के शासनकाल 2021 और 22 दो साल लगातार क्वेश्चन पूछा है जहांगीर। हम आपको बता दें, आप क्या याद रखो, सब के सब जो महत्वपूर्ण है ना उन सभी राजाओं को समय काल याद रखना। जैसे 1605 से लेकर 1627 लेकर 1627 यही है, जहांगीर के यही है समय काल। और 1627 से लेकर 1658 तक ये है शाहजहां का समय काल। शाहजहां इस समय राजा था। ठीक है, और 1685 से लेकर 1707 ये देखो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक ये औरंगजेब राजा रहेगा। औरंगजेब ये तो मुगल वंश के समय ये नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर वाला। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। और ये 9 रत्न में खास कोई बात है, आज तक पूरा भारत के इतिहास पढ़ लो तो उसमें से 3 गो ऐसा राजा मिलेगा जिसमें 9 रत्न और अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। आप कमेंट सेक्शन बताओ कामना राजा के दरबार में 9 रत्न थे और किस राजा के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे? कमेंट सेक्शन बताओ। तो ये पूछा है तो अकबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन सा अकबर के समकालीन था? तो अकबर के जो समकालीन हुआ करते थे ना वो इतिहास वो था बदायूनी। अकबर के समय काल में कौन से इतिहासकार हुआ करते थे? बदायूनी। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां। अकबर का अंगरक्षक कहो, संरक्षण कहो तो कौन था? बैरम खां। अकबर ने दीन ए इलाही को नियुक्त किया था 1582 में। दीन ए इलाही एक प्रकार का नया धर्म है और उसे क्या मान सकते हो? सन्मत भी मान सकते हो। सभी धर्मों का समावेश था। 1582 ईस्वी में स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर बनाता है। अकबर पहले उसका राजधानी आगरा हुआ करता था, आगरा। उसके बाद फतेहपुर सीकरी को बना देता है अकबर, राजधानी बना देता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? तो राणा इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है,
सुलह एक कुल की नीति किसने स्थापना की थी? तो अकबर ने, जिसका मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया? तो जजिया कर हटाने वाले राजा कौन है? अकबर। अकबर लगातार 3 गो कर हटाया है, तीनों बार हम बता दें आपको। अकबर अपने समय काल में 3 प्रकार के कर हटाता है, 1562, 1563, 1564। इन तीनों साल में 3 गो कर हटाता है। एगो दास कर, तीर्थ यात्रा कर और एक होता है जजिया कर। जजिया कर, ये दोनों बातें याद रखना, ये तीनों ऑब्जेक्टिव में कहीं न कहीं पूछ लेता है। अकबर 1562 ईस्वी में दास कर समाप्त करता है, दासों पर कर लगता था उसे समाप्त कर दिया गया। तीर्थ पर कुछ लोग जाते थे तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था, तो भी 1563 में समाप्त कर दिया। और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगता था, जो मतलब मुस्लिम धर्म के नहीं थे लोग, जो लोग मुस्लिम धर्म के नहीं थे उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाता था। तो 1564 में वो उससे भी हटा दिया, क्योंकि अकबर की नजर में सभी धर्म समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो क्या पूछा, किस मुगल सम्राट ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था? तो अकबर। अकबर लगातार 3 गो कर हटाया है, तीनों बात याद रखना। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? देखो, हुमायूं के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने बारे में लिख सके, इसलिए हुमायूंनामा लिखने के लिए बेगम को कहा गया। कौन कहा था लिखने के लिए? अकबर कहा था कि फूफा जी आप पापा के बारे में कुछ लिखिए, पापा के समय काल में क्या क्या हुआ पापा के बारे में। तो गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी और अकबर की फुआ लगेगी, तो हुमायूं के बारे में पूरा समय काल के बारे में पूरा घटना लिखी है। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। वो भी कहा, क्या बोली होगी? ठीक है भतीजा, हम लिख देते हैं। बादशाहनामा लिखा है ना, बादशाहनामा किसने लिखा है? तो याद रखना, अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा किसने पुस्तक लिखा है? लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। आलमगीर के नाम से कौन से मुगल बादशाह जाना जाता है? देखो, आलमगीर जब भी आता है ना, तो औरंगजेब का दूसरा नाम होता है आलमगीर, क्या ना भाई? औरंगजेब का दूसरा नाम होता है आलमगीर। जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से। जिम्मी किसे कहते हैं? हिंदुओं से। यहाँ याद रखना, जिम्मियों से लिया जाता था, जो हिंदू थे जिम्मियों से लिया जाता था। दीन इलाही किससे संबंधित था? तो याद रखना, अकबर से संबंधित था 1582 में। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? देखो, कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 13, 15, 16, 18, 2021, 2022, 2023 तक लगातार इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर कहो या बहादुर शाह द्वितीय कहो, बात सही है, बहादुर शाह जफर। ठीक है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो ये भी यमुना नदी के किनारे दिल्ली भी है। दोनों बात याद रखना। आगे लिखा है कि अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो टोडरमल। अकबर के जो राज्य साम्राज्य हुआ करता था, उस साम्राज्य में टोडरमल के हाथों में पूरा राजस्व विभाग था। टोडरमल इसी को वित्त मंत्री भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की गई? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 ईस्वी के आसपास इनका समय काल हुआ करता था, इनको दीवानी दे दिया गया, मतलब तुम ही वसूल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय प्रदान कर दे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि हार चुका था 1764 में। उसे क्या कहो, बक्सर के युद्ध में हार चुका था ना। बक्सर के युद्ध जैसे हार जाता है तो उसके बाद झारखंड और उड़ीसा, बिहार वाले साम्राज्य में पूरा जितने भी टैक्स वसूला जाता था, उस सबको किसको अधिकार दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया कि तुम अब अधिकार इस पर ले लो और जितना वसूलना है वसूल लेना। क्यों? क्योंकि हार चुका था, इतना छुट्टा था, हार गया बेचारा। ठीक, क्या लिखा? मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया है? तो दारा शिकोह। इसका नाम क्या है? दारा शिकोह। मज्म उल बहरीन एक प्रकार के पुस्तक है जो दारा शिकोह अर्थात शाहजहां के बड़का जो लड़का था ना दारा शिकोह, उसी के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? बताओगे, अकबरनामा। अकबरनामा एक ऐसा ग्रंथ है जो अकबर के बारे में लिखा ही गया है, साथ ही साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुआ वहां से लेकर अकबर के समय काल तक पूरा का पूरा इसमें घटना लिखा गया है, अकबरनामा में लिखा गया है।
मुगल दरबार में अभिवादन करने का तरीका क्या है? तो देखो, मुगल दरबार जब हुआ करता था तो उस समय खासतौर पर अकबर की बात किया जाए तो उस समय कुर्निश भी एक प्रकार के प्रणाम करने का भाग होता था, सजदा भी होता था जिसमें पूरी तरह से ऐसे नतमस्तक होकर एकदम सूत के निहुर के तब जगह प्रणाम करना पड़ता था। पायबोस भी एक प्रकार की व्यवस्था था जिसमें ऐसे झुक कर प्रणाम किया जाता था। इस प्रकार ये तीनों व्यवस्था था सजदा करने का। सजदा मतलब राजा महाराजा के सामने जाकर प्रणाम पाती करने का तीनों माध्यम था, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं किया था? मेवाड़ पर। अकबर मेवाड़ क्षेत्र पर कभी अधिकार अपना जीवन यापन में नहीं कर पाए। और हमें पता है कि महाराणा प्रताप सिंह हार जाते हैं, लेकिन फिर भी मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाते हैं। इनको डर था अंदर से कहीं घटना ना घट जाए, बहुत डर सताता था अकबर को। महाराणा प्रताप सिंह इतना खतरनाक थे ना, उनका 84 किलो केवल भालवा था, एक बार घोंप देंगे तो पूरा आर पर लदा पसंद निकल जाता। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं किया था? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया था। तुजुक, ये लिखा ना तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा इसको भी कहा जाता। तो तुजुक ए बाबरी कहे या बाबरनामा कहे, बात एक ही है, पुस्तक के नाम है। दोनों तुजुक ए बाबरी का दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? बाबरनामा। पुस्तक एक है, नामा दो है। बाबरनामा कहो या तुजुक ए बाबरी कहो, एक ही नाम है। कौन लिखा? बाबर। बाबर लिखा। बाबर किस भाषा में? अरबी भाषा में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। मुगल जो दरबार हुआ करता था मुगल दरबार, तो मुगल दरबार में राज्य ने जिला पूछा, जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। भारत में मुगल सम्राट की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई के साथ बाबर के द्वारा कर दी जाती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1556 में, जिसमें अकबर जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं क्या नाम था? हेमू हार जाता है, अकबर जीत जाता है। 1556 में हुआ था द्वितीय लड़ाई। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? बाबरनामा कहोगे। इसी को तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, जो अरबी भाषा में लिखा गया था। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आप देखोगे तो है, मनसबदारी व्यवस्था क्या है? अकबर ने जजिया कर क्यों हटाया? इतिवृत्ति क्या है? मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया? मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता है? मुगल कालीन बस यही अकबर, इस सब के सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। हम फिर से नीचे आते हैं, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? अब यहाँ से हमारा फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ओके, पढ़े कि यहीं तक रहने दें? चलो, मुझे लगता है ये सब के सब आप जानते हो। आईने अकबरी कितने भागों में बटा हुआ था? तो आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ था। देखो, अकबरनामा 3 भागों में बटा हुआ है और तीसरा जो भाग है उसे कहते हैं आईने अकबरी, और आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। अकबरनामा किसका रचना है? अबुल फजल का है। अबुल फजल डी आंसर होगा। दीन ए इलाही का संबंध है, अकबर से संबंध है। अब 16वीं शताब्दी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे कौन थी? तो मुगल राज्य भी था, व्यापार भी था, मुद्रा और बाजार भी था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सभी। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल कौन था? तो देखो, मुगल काल के ऐतिहासिक स्रोत में ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल था, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल था, इसलिए सब आंसर हो जाएगा। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोतों किसानों के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो रैयत, मुजरियान, आसिम या किसान, इस सब के सब किसानों को अन्य नामों से जाना जाता था। तो किसान का तीनों के तीनों नाम से पुकारा जाता था, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन थी? तो बताओ कि सबसे ज्यादा जो फसल उगाई जाती थी ना, उसका नाम है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। ये सबसे ज्यादा मुगल काल में इस फसल को उपजाया जाता था। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम क्या है? तो बाबर के द्वारा जो संस्करण किया गया है, जो किताब लिखा गया है, उसका नाम है हुक ए बाबरी या तुर्क ए बाबरी या तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, सब एक ही नाम है, तो यही आंसर सही होगा। भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से लेकर 1700 के बीच में भारत की आबादी लगभग थी 5 करोड़। ये लगभग बताया जाता है क्योंकि उस समय जनगणना तो हुआ नहीं था। जनगणना सबसे पहले 1871-72 में हुआ है, तो ये लगभग बताया गया है कि 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में भारत का जनगणना हुआ, मतलब लगभग में उस समय जनसंख्या हुआ करता था 5 करोड़। आज 140-42 पार हो चुका है,
हम लोग पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो खरीफ फसल की बात करो, खरीफ फसल कौन होता है? जो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, अर्थात उसे कहोगे क्या ना बसंत, इनमें से कोई नहीं होगा। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में होता है, तो वर्षा ऋतु नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो रबी फसल बसंत ऋतु में होता है, मतलब शीत में बोया जाता है और ग्रीष्म में काट लिया जाता है। तो ग्रीष्म में ये फसल नहीं है, ग्रीष्म फसल में वर्षा गर्मा गर्म फसल आता है, जैसे बट्टी हो गया, कंकड़ी हो गया, लालमी हो गया, ये सब ग्रीष्म फसल होता है। अब बसंत फसल का मतलब ये होता है जब तीसरा चौथा महीना, तीसरा महीना चलता है ना, दूसरा तीसरा महीना, उसी को बसंत ऋतु कहते हैं। तो बसंत ऋतु में रबी फसल आ जाता है। अनेक बरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी? 3। अनेक बरी में सिंचाई के क्षेत्रों में वर्ष भर में कितना बार फसल काटी जाती थी? 3 बार, खरीफ, रबी और जायद, 3 बार आंसर होगा। भारत में 17वीं शताब्दी में, भारत की हम बात करते हैं, भारत में 17वीं शताब्दी में जो भी फसलें के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम क्या है? तो बताओगे मक्का। 17वीं शताब्दी में भारत में एक फसल आया था, उसका नाम पूछ रहा है, मक्का आया था। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, उसका नाम था क्या? तो उसका नाम था खेतीहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकदमा। इसका नाम था सामूहिक ग्रामीण। जो मुगल काल हुआ करता था ना, तो मुगल काल में सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा कौन था? तो खेतिहर किसान थे, पंचायत था, गांव का मुखिया था, यही उसका हिस्सा हुआ करते थे लोग। पंचायत के सरदार एक मुखिया होता था, जिसे क्या कहा जाता था? मुकद्दम या मुखिया कहा जाता है। पंचायत के जो सरकार होता है ना, जैसे हमारे ग्राम पंचायत में मुखिया ही होता है सबसे सर्वाहा, उसे क्या बोलते हैं? सर्वसर्वा कहते हैं। उसी प्रकार उस मुगल दरबार में भी पंचायत का एक सरदार होता था, जिसे मुखिया या मुकद्दम कहा जाता था, मुकद्दम या मुखिया। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं उसे कहा जाता है पश्चिमी। देखो भारत के मानचित्र देखो तो पश्चिम दिशा में ना राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों आता है, तो पश्चिमी भाग में आता है। परगना मुगल काल में था एक प्रशासनिक प्रमंडल। देखो प्रशासनिक मतलब होता है नियम कानून के तहत किसी साम्राज्य को चलाया जाता है, तो प्रशासनिक साम्राज्य आता है। तो प्रशासनिक प्रमंडल को मुगल काल में परगना कहा जाता था। वहीं पर परगना मुगल काल में क्या था? देखो प्रशासनिक प्रमंडल था। पेशकश का अर्थ क्या होता है? पेशकश का अर्थ ये होता है ना, पेशकश का अर्थ होता है मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। मुगल दरबार में जो भी मुलाकात करते समय गिफ्ट दिया जाता था ना, तो उसी व्यवस्था को कहते हैं पेशकश। मतलब पेश करने से पहले कुछ दो गिफ्ट, उसी को पेशकश कहा जाता था। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो 1582 में वित्त मंत्री बनाया गया था। जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से लिया जाता था। तो ये देखो ये यही सब क्वेश्चन है, ये लुगाठी जैसा क्वेश्चन है, बोर्ड में नहीं आता, लेकिन जो ऊपर पढ़े हो ना उस सब के सब भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो पूरा रिवीजन कर लो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।